वेलकम बैक टू AK एकेडमी क्लास। AK एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आदित्य। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये आपके BPSC 3.0 और एस्टेट 2024 में ये दोनों एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका ये क्लास, ठीक है। और ये जो जितने भी आप फुटेज देख रहे हैं ये सभी कवियों के फ़ोटो हैं, ठीक है। तो आपके यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो भी प्रमुख कवि से संबंधित और उनकी कृतियों से संबंधित सवाल है वो आपके नहीं छूटेंगे, सिर्फ इस एक वीडियो में, जो कि आपके BPSC 3.0 और 4.0 दोनों में पूछे जाएंगे और आपके एस्टेट में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, क्लास में यदि आप नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे अगली वीडियो की सूचना पाने के लिए, ठीक है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ स्पेशल है हमारे क्लास में। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कुछ योगदान दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इनका जो जन्म हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, वो कहाँ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था, 1899 में हुआ था। तो आपको क्या रखना है याद, यहाँ से इनका जो जन्म समय है ना, 1899, ये आपको याद रखना है। और कहाँ हुआ था, तो बंगाल के महिषादल में हुआ था, ठीक है। ये मूल रूप से जो थे गढ़ गढ़ा कोला ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मतलब इनका जो मूल स्थान था, जन्म स्थान, वो कहाँ का था, उत्तर प्रदेश था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान, गढ़ा कोला ज़िला, ठीक है। गढ़ा कोला ज़िला उन्नाव इनका मुख्य रूप से निवास स्थान था, ठीक है। इनकी औपचारिक शिक्षा की बात करें तो 9वीं तक जो है महिषादल में हुई थी। 9वीं तक जो है इनकी औपचारिक शिक्षा, मतलब 9th क्लास तक की जो शिक्षा होती है वो महिषादल में हुई थी। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, देख लीजिए, हम क्या करते हैं कि भाषाओं को अध्ययन करने के लिए या किसी भी विषय को अध्ययन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, विद्यालय या कोचिंग क्लास जाते हैं। पर ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सेल्फ स्टडी से, खुद के स्टडी से क्या किया कि संस्कृत संस्कृत बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया खुद से ही, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। मतलब ये कि रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, और विवेकानंद के इनके विचारधारा पे गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। यानी कि ये जो इंस्पायर हुए हैं वो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, विवेकानंद, इन दोनों के जो व्यक्तित्व है उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, ठीक है। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। यदि आपसे पूछा जाए कि निराला की जो संपूर्ण संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुई है वो कितने खंडों में विभाजित है, तो 8 खंडों में विभाजित है, यहाँ से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उनकी जो रचनावली है वो 8 खंडों में विभाजित है और संपूर्ण साहित्य 8 खंडों में विभाजित करके यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। मतलब उनके अंदर जो विद्रोही स्वभाव था, ठीक है, जो मतलब वो क्या थे, एक एक तरह से गरम दल के व्यक्ति थे। उनके अंदर एक विद्रोहिता का भाव था, ठीक है, वो गलत नहीं सह पाते थे। तो उनके अंदर जो विद्रोही स्वभाव था उनको कविता के रूप में इन्होंने प्रकाशित करने का काम किया, ठीक है। उनकी कविताओं में शोषित, उनकी जो कविता थी उस कविता में क्या है, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जनों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव दिखता है। मतलब ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो आप रचनाएं देखेंगे ना, उनकी रचनाओं में जो शोषित वर्ग हैं, ठीक है, जो शोषित वर्ग हैं जिनका शोषण हुआ है, या फिर जो उपेक्षित हैं, मतलब जिनकी हंसी उड़ाई गई है, या फिर जो पीड़ित हैं, ठीक है, जो पीड़ित हैं यानी कि या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ये सारी बातें, या फिर जो प्रताड़ित किए गए हैं, ठीक है, अपमानित किए गए हैं, तो उन सभी के ऊपर जो है इनका गहरा मतलब सहयोग उन सभी के लिए रहा है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनके हित में रह करके लिखी हैं, ठीक है, या उनके हित में लिखी हैं, ऐसा ऐसा आपको मान के चलना है। मतलब इसका मतलब यही हुआ। और छायावादी रचनाओं में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। ये देखिए, यहाँ से यह महत्वपूर्ण बात है कि
छायावादी रचना में निराला ने क्या किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सबसे पहले जो है मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया और सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जन्म की बात हमने कहा तो जन्म 1899 में, इनका जन्म जो है बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और मृत्यु की बात करते हैं तो 1961 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु हो गई। अब प्रमुख कार्य की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं ना, काव्य रचनाएं, वो थी अनामिका, परिमल, परिमल गीतिका और कुकुरमुत्ता। ठीक है, अनामिका, अनामिका जो है इनकी पहली रचना। ठीक है, ये दूसरी रचना परिमल और परिमल गीतिका, और तीसरा है कुकुरमुत्ता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिसको जगह मैंने यहाँ पे दिया है। रचनाएं तो और भी हैं लेकिन ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रमुख रचना है वो है अनामिका, और फिर परिमल गीतिका और कुकुरमुत्ता। ठीक है, चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि आगे अब और क्या है। तो फ्रेंड्स अगला है जयशंकर प्रसाद। अब हम जयशंकर प्रसाद के बारे में देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की बात यदि की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1889 में हुआ था। ठीक है, 1889 में जन्म हुआ जयशंकर प्रसाद का जन्म, और कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ। आप कमेंट करके बताएंगे कि वाराणसी जो है, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी कहाँ पड़ता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में। चलिए, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ, 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में हुए पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति या फिर घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जो है आठवीं से आगे नहीं पढ़ पाए। मतलब क्या हुआ कि ये क्वींस कॉलेज में पढ़ाई करने तो गए, ठीक है, किंतु इनकी पढ़ाई जो है 8वीं कक्षा तक ही हो पाई। घर की स्थिति मतलब ठीक ठाक नहीं थी इस वजह से जयशंकर प्रसाद की। और इन्होंने अपने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद भी वैसे व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने घर पर रहकर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया है। मतलब 3 भाषाओं का अध्ययन आप देख रहे हैं कि घर पे रहकर ही कहीं किया, हिंदी का, संस्कृत का, फारसी का, ये 3 भाषाओं का अध्ययन इन्होंने घर पे रह कर किया। वे छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक थे। मतलब ये जो जयशंकर प्रसाद हैं ये छायावादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है कैसे कवि, छायावादी कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन की यदि हम बात करें तो कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। इतिहास और दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब ये जो जयशंकर प्रसाद थे इनका इतिहास और दर्शन में काफ़ी रुचि हुआ करती थी, जो कि आपके इनकी जो है जयशंकर प्रसाद की कृतियों में आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यदि बात करें तो प्रमुख कार्य कार्य यदि बात करें तो इनके जो काव्य चित्राधार है वो है कृतियाँ, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। मतलब इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वो क्या है, प्रमुख काव्य की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले कृतियाँ की बात यदि करते हैं, इनकी कृतियाँ मतलब जो रचनाएं हैं, सबसे पहली रचना वो है कानन कुसुम, फिर दूसरा झरना, तीसरा आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, ये 4 रचनाएं हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने इसे शामिल कर दिया है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, अब यदि नाटक की बात करें तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। यदि हम उपन्यास की बात करते हैं तो तितली और इरावती, इनके 2 उपन्यास प्रमुख उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद की जो 2 प्रमुख उपन्यास हैं वो है तितली और इरावती। तो आपको याद रखना, जो यहाँ से याद रखना है वो क्या है,
एक तो ये जो ज़रूरी है मैं आपको बता दूं, एक तो ये कि इनका जन्म वर्ष आप ध्यान में रख सकते हैं और जन्म स्थान 1889 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। और इन्होंने घर पर रह करके ही संस्कृत, हिंदी और फारसी 3 भाषाओं का अध्ययन किया, घर पे रह करके ही। इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इन्होंने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की और छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि, मतलब इनका जन्म 1889 में हुआ वाराणसी में, और उसके बाद फिर छायावादी कवि के रूप में ये जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तीसरी बात। ठीक है। और चौथी बात आपको याद रखना है कि इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना। और नाटक यदि हम उपन्यास की बात करें तो तितली और इरावती, ये आप याद रखेंगे। तितली और इरावती उपन्यास संग्रह हैं इनके, जयशंकर प्रसाद के। और आंधी और इंद्रजाल ये इनकी कहानी संग्रह है। तो आपसे पूछा जाएगा, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो ये दोनों बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि जो जयशंकर प्रसाद की ये है कहानी संग्रह, वो क्या है, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से बस 5 से 6 पॉइंट जो मैंने बोला है आपको वही याद रखना है। ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं अपनी क्लास को के अगले टॉपिक को। ठीक है। अगला टॉपिक आपके सामने है सूरदास। अब हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सूरदास, यदि हम सूरदास की बात करें तो 1478 में इनका जन्म माना जाता है। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार यदि इनका जन्म देखा जाए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सूरदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था, रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ऐसा कुछ कवि या कुछ लेखक मानते हैं कि सूरदास का जन्म मथुरा के रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। किंतु कुछ कुछ कवियों या लेखकों का मानना यह भी है कि सूरदास का जन्म जो है दिल्ली के पास सीही में हुआ था। ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद में रख लेना है कि कुछ कवि ऐसा मानते हैं कि सूरदास का जन्म रुनुकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, मथुरा के रेणुका क्षेत्र में। और कुछ कवि ऐसे मानते हैं कि सूरदास का जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। यदि हम जन्म की बात करें दिल्ली के पास सीही में, और जन्म की बात करें तो 1478 में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है। ये ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। मतलब ये क्या थे, अष्टछाप के कवि। सूरदास जो हैं, सूरदास ये कैसे हैं, अष्टछाप के कवि माने जाते हैं सूरदास। और वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास जो है अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है। तो अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्यों में सबसे प्रमुख जो है सूरदास माने जाते हैं। और वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु हुआ करते थे। ठीक है। ये यदि हम बात करें तो ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। यदि हम इस सूरदास की बात करते हैं तो ये सूरदास जो है ना, ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। आप यह कह सकते हैं कि ये जो थे सूरदास, ये एक संत महात्मा हुआ करते थे, ये कोई लेखक या कवि नहीं हुआ करते थे। ठीक है। तो ये क्या करते थे ना, मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इनकी कविताओं में व्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। मतलब इनने जो इन मतलब सूरदास ने जो कविताएं लिखी है ना, उस कविता में व्रज भाषा का उपयोग किया गया है। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें, सूरदास की मृत्यु, तो 1583 में इनकी पारसौली में मृत्यु हो गई थी सूरदास की, 1583 में। ठीक है। यदि इनके प्रमुख कार्य की बात करें तो इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, ये प्रमुख रूप से जो प्रसिद्ध हुए या जो प्रमुख रचना है वो ये है, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। ठीक है। ये प्रमुख रचनाएं थी सूरदास की। तो इस प्रकार से आपको 7 से 8 पॉइंट याद रखना है कि इनका जन्म तो 1478 में इनका जन्म हुआ। और ये कहाँ के थे, ये मथुरा के
रुनकता या रेणुका क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, ऐसा कुछ लेखक मानते हैं। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि दिल्ली के सीही में हुआ था। और वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु हुआ करते थे, ठीक है। और ये सूरदास अष्टछाप के कवियों में से माने जाते हैं। और मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे सूरदास, और रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे, ठीक है। और इनकी कविताओं में व्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। तो सूरदास की कविताओं में कौन सी भाषा का रूप दिखता है? तो व्रज भाषा का रूप दिखता है। और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी, पारसौली में हुई थी सूरदास की मृत्यु। और यदि बात की जाए इनके ग्रंथ के, तो सुर सागर और साहित्य लहरी और सुर सरावली इनकी प्रमुख जो है ग्रंथ रचनाएं हैं, ठीक है। चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ अपने सभी मित्रों के बीच इस सेशन को एक बार ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इससे क्लास का फ़ायदा मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट मैं आपके बीच लाने की कोशिश करूँगा। इन सभी के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सेट लगाने वाले हैं इन इस जो जितने भी लेखक हैं, जो जितने भी कवि हैं, उनसे संबंधित। तो क्लास में बने रहिए अंत तक और आपको बेहतर कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ये क्लास ज़्यादा लंबा हम नहीं होने देंगे, कोशिश करते हैं, पर फिर भी अब चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। चलिए तुलसीदास की बात हम करते हैं। तो तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के राजापुर गांव में हुआ था 1532 में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1532 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के राजापुर गांव में, ठीक है। तुलसीदास के बचपन का नाम यदि पूछे तो राम बोला, और यह सवाल आपके बीपीएससी में आया है 2.0 में, ठीक है। या फिर एस्टेट में आया है, पर ये सवाल हाल ही में पूछा गया है, तो इसको क्या करेंगे आप, इम्पोर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। और तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो रामबोला था, आपको ध्यान में रखना है। और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था, मतलब बिछड़ गए थे। गुरु कृपा से उन्हें, मतलब तुलसी के जो गुरु थे, उनकी कृपा से ही इन्हें, तुलसी के अंदर जो है राम भक्ति का जो है उद्भव हुआ। और वे मानव मूल्यों के उपासक थे। तुलसीदास कैसे थे, तो मानव मूल्यों के उपासक, मतलब मनुष्य की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या मनुष्य के लिए जो ज़रूरी है, उनको निखारने या उनको प्रकाशित करने का काम या उनके बारे में लिखने का काम तुलसीदास किया करते थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, मतलब तुलसी जो है, तुलसीदास जो है, राम भक्ति परंपरा के एक प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। तुलसीदास ने, मैंने इन कवियों के फुटेज भी यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि आपको सारी बातें यहीं पे क्लियर हो जाएं, ठीक है। तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके बीपीएससी 3 में शायद आ जाए, ठीक है, क्योंकि 2.0 में आया था इससे सवाल कि रामचरितमानस की रचना अवधि में तथा विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किस भाषा में हुई थी या की गई थी तुलसीदास के द्वारा, ऐसे सवाल आया था। तो आपको याद रखना है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में तो की ही थी, ठीक है, अवधी भाषा में तो की ही थी, लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली की रचना व्रज भाषा में की थी। इस बात को भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और रामचरितमानस का जो मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सुरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, ठीक है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। यहाँ से आपको याद रखना है कि विनय पत्रिका की जो रचना हुई है वो गेय पदों में हुई है। कवितावली में सर्वे तथा सवे, सर्वे नहीं है ये, सवैये, सवैये है ये, ठीक है। कवितावली में सवैये तथा कवित छंद हैं, ठीक है, इनके तुलसीदास के। तुलसीदास अवधी तथा व्रज दोनों भाषाओं में समान रूप से अधिकार रखते थे। मतलब ये कि तुलसीदास जो थे ना, वो अवधी भाषा और व्रज भाषा दोनों के ऊपर इनकी अच्छी पकड़ हुआ करती थी, ठीक है। सन 1623 ईस्वी में काशी में तुलसीदास का देहावसान हो गया। मतलब यदि मृत्यु की बात करें तुलसीदास का, तो कहाँ हुआ, काशी में तुलसीदास का देहावसान हुआ 1623 में। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, जिसके लिए तुलसी जाने जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। फिर कवितावली की रचना भी तुलसीदास ने ही की, गीतावली की रचना भी तुलसीदास ने की, देहावली की भी रचना तुलसीदास ने की, कृष्ण गीतावली
कवितावली की रचना भी तुलसीदास ने की और विनय पत्रिका की भी रचना किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि रामचरितमानस तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास, गीतावली तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास, कृष्ण गीतावली तुलसीदास और विनय पत्रिका की रचना भी तुलसीदास ने ही की है। ठीक है, इन सारी बातों को, इनकी प्रमुख रचनाओं को आप ज़रूर ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ओके, आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पुनः इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, तो आपका सब कुछ यहीं पे क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। अगले जो कवि हैं आपके सामने, वो कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन की बात करें तो ये कहाँ के थे? बिहार के दरभंगा ज़िले के सतलखा गांव में 1911 में इनका जन्म हुआ था। यदि हम नागार्जुन की बात करें तो इनका जन्म जो है बिहार के दरभंगा के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। और इनका मूल नाम जो था, नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ से आपके लिए। एक तो ये, हाँ, नागार्जुन जो थे, इनका जो मूल नाम था ना, वो वैद्यनाथ मिश्र था। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। मतलब ये क्या कि 1936 में जो है ये कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे और वहीं पे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी नागार्जुन ने। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ जाकर ली थी? तो श्रीलंका जाकर ली थी 1936 में। ठीक है, 2 साल प्रवास के बाद 1938 में वे स्वदेश लौटे। 2 साल तक वहाँ पे रहे थे श्रीलंका में और 1938 में लौटे थे। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। मतलब ये कि ये कैसे, तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हुआ करते थे। ठीक है, घुमक्कड़ और अक्कड़ प्रवृत्ति के हुआ करते थे। कौन? नागार्जुन। और जिस वजह से इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा अनेकों बार की थी। इनकी संपूर्ण कृतित्व 7 खंडों में नागार्जुन रचनावली नाम से प्रकाशित है। यदि हम बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में, तो 7 खंडों में नागार्जुन रचनावली नाम से प्रकाशित है। ठीक है, राजनैतिक सक्रियता के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। मतलब ये कि इनका जो ये था, राजनीति में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। मतलब जिस वजह से ये कई बार जेल भी गए हैं। ठीक है, हिंदी मैथिली के अलावा ये बांग्ला, हिंदी भाषा और मैथिली भाषा में तो लिखते ही थे, ये बांग्ला तथा संस्कृत में भी लिखते थे। ठीक है, मातृभाषा मैथिली में इन्हें यात्री नाम से जाना गया है। सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, कि मातृभाषा मैथिली में इन्हें यानी कि नागार्जुन को क्या किस नाम से जाना गया है? तो यात्री नाम से जाना गया है। इसको याद रख लेंगे कि मातृभाषा मैथिली में इन्हें यानी कि नागार्जुन को किस नाम से जाना गया है? तो यात्री नाम से। ये व्यंग में माहिर थे, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अब सवाल है कि आधुनिक कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। और नागार्जुन ने छंदों तथा मुक्त छंदों में काव्य रचना की है। ठीक है, सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1998 में। अब यहाँ पे हम कुछ इनकी कृतियों के बारे में देखेंगे, जैसे कि युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये जो है ना प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, काव्य रचनाएं हैं नागार्जुन की। उसको भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल आपके आते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है कि जो नागार्जुन की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो है युगधारा, सतरंगे पंखों वाले, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और फिर मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये सभी जो है नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं।
ठीक है, इसको याद रखना है। और साथ ही साथ नागार्जुन को कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पुरस्कार से भी सवाल आपके एक दो आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इस बार जो है बीपीएससी थोड़ा सा टफ करने वाला है। मतलब तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा पूरी जानकारी के साथ। अब वो ऊपर ऊपर पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सवाल पे भी अभ्यास करेंगे। ये अभी हमारा जो सारे कवियों और उनके लेखक हैं उनके बारे में भी हम क्वेश्चन के साथ चलेंगे। फिलहाल इसको हम देख ले रहे हैं बेसिक से, ठीक है। तो उसके बाद सवाल पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। लेकिन सबसे पहले जड़ मजबूत होना ज़रूरी है। ये क्लास आप थोड़ा सा स्पीड करके आप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से कर पाएंगे इस क्लास को, ठीक है। पुरस्कार की बात यदि करें तो हिंदी अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है नागार्जुन को। दिल्ली का शिखर सम्मान नागार्जुन को दिया गया है। उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार नागार्जुन को दिया गया है। और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी नागार्जुन को दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ये व्यक्ति हैं कि इन्हें एक दो तीन चार, तो चार चार पुरस्कार ये जीत चुके हैं। एक तो हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार, फिर उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र पुरस्कार, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो काफ़ी नागार्जुन काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं, इम्पोर्टेंट लेखक माने जाते हैं, इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं। तो इनके बारे में जो भी चीज़ें मैंने कही आप उनको याद कर लेंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं। आगे है गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। अब गिरिजा कुमार माथुर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है AK एकेडमी क्लास को, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे बगैर ढूंढे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि और बेहतर चीज़ें मैं आपको दे पाऊँगा, ठीक है। और बेहतर मैं आपके बीच कंटेंट को ला पाऊँगा, ठीक है। और आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए हम सवाल पे आते हैं, सवाल टॉपिक पे आते हैं। गिरिजा कुमार माथुर हम पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म 1918 में युग 1918 में मध्य प्रदेश में हुआ था। 1918 में कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था गिरिजा कुमार माथुर का जन्म। और ये जो थे प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण किया था। मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना, वो झांसी में उत्तर प्रदेश में किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है MA अंग्रेज़ी व LLB की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की थी। मतलब गिरिजा कुमार माथुर का प्रारंभिक शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश के झांसी से हुआ था। और बाद में इन्होंने MA किया अंग्रेजी और LLB की उपाधि भी लखनऊ से अर्जित की थी, ठीक है। शुरू में कुछ समय वकालत किया तथा बाद में दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्यरत रहे। देखिए प्रारंभ में क्या किया कि कुछ समय वकालत किया, वकालत भी कर चुके हैं ये गिरिजा कुमार माथुर। और बाद में दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी अपना योगदान दिया है। ये रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, जैसा कि आपको चेहरे से दिख भी रहा होगा, ये हंसमुख मिजाज के हैं। तो रोमानी यानी कि रोमांटिक कवि में माने जाते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1994 में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो है नाश और निर्माण के नाश और निर्माण, धूप के धान, इनकी यानी कि गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचना। शिलापंख शिलापंख चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा, ये सभी जो है जैसे गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख क्या है, काव्य रचना है, ठीक है, कविता रचनाएं हैं। यदि हम नाटक की बात करते हैं तो जन्म कैद गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख ये क्या है, नाटक है। और आलोचना की बात करते हैं तो सीमाएं और संभावनाएं इनकी गिरिजा कुमार माथुर की आलोचना है, ठीक है, सीमाएं और संभावनाएं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। और चलते हैं हम अपने क्लास के अगले टॉपिक पे, अगले प्रकरण पे, और देखते हैं क्या है। अगला प्रकरण है ऋतुराज, ठीक है। ये ऋतुराज जो है ना,
इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म जो है 1940 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो भरतपुर में हुआ था। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि एमए कर रहे थे। इन्होंने एमए किया है कहाँ से? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के माध्यम के अध्ययन के बाद अब वे सेवानिवृत्त लेकर जयपुर में रहते हैं। अब तक इनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये जो ऋतुराज है ना, इनकी अब तक में जो है, अभी वर्तमान समय तक में 8 कविताएं जो हैं कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं ऋतुराज की। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। इसलिए उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। और इनकी प्रमुख जो कार्य हैं इनके द्वारा किए गए उसको देखते हैं। यदि कविता संग्रह की बात करते हैं तो एक मरणाधर्म और अन्य, एक मरना धर्म और अन्य, पुल और पानी, और फिर सूरत निरत और लीला मुखारविंद, ये सभी क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और कविता संग्रह हैं। और यदि पुरस्कार की बात करें तो ऋतुराज को भी पुरस्कार दिया गया है, जैसे कि सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार किसको दिए गए हैं? तो ऋतुराज को दिए गए हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण आपको याद रखना है वो क्या है? इनका जन्म जो कि 1940 में भरतपुर में हुआ, और साथ ही साथ इनकी 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। यह बात भी ऋतुराज की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। इनकी इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है। और साथ ही कविता संग्रह आप ध्यान में रखेंगे, एक एक मरण धर्मा और अन्य, चलिए, और पुल और पानी, सुस्त, निरत और लीला, मुखारविंद, ये भी आपको सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं और अगले प्रकरण यानी टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है, आपको देखना है मंगलेश डबराल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यही है मंगलेश डबराल। ठीक है, मंगलेश डबराल बड़े स्मार्ट लग रहे हैं चश्मा लगा करके। ओह, मेरे पास ही चश्मा नहीं है। आप में से किसी के पास चश्मा है तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए। वैसे चश्मा लगाने की मुझे आदत है नहीं। चलिए देखते हैं। इनका जो जन्म स्थान है मंगलेश डबराल का, वो है जन्म स्थान, एक तो ये कि 1948 में इनका जन्म हुआ, और कहाँ? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ मंगलेश डबराल का। और शिक्षा देहरादून में हुई थी। इनकी जो शिक्षा थी वो देहरादून में हुई थी। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियल प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद ये पूर्वाग्रह से सहायक पूर्वग्रह से सहायक संपादक के रूप में जुड़े थे। ठीक है। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की थी। मतलब ये घर से आए थे तो थोड़ा सा भटके भी, घूमे भी थे। ठीक है। और सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। जनसत्ता अखबार में 1983 में अखबार में क्या किया? साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा सहारा समय में संपादक रहने के बाद क्या किया इन्होंने? आजकल रहने के बाद आजकल नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। प्रमुख कार्य की यदि हम बात करते हैं तो कविता संग्रह हम देख सकते हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और और आवाज़ भी एक जगह है। ये इनकी प्रमुख कविता संग्रह है मंगलेश डबराल की। यदि हम पुरस्कार की बात करते हैं तो पुरस्कार भी आप देख सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इनको, पहल सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है। ये दो सम्मान आपको साहित्य सम्मान ध्यान में रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान
दोनों इनको मंगलेश डबराल को दिया गया है। और दूसरी बात ये कि कविता संग्रह की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता और हम जो देखते हैं और अ, हम जो देखते हैं और तीसरी है आवाज़ भी एक जगह है। तो ये 3 कविता संग्रह भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं हम अपने क्लास के अगले टॉपिक पे और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है राम वृक्ष बेनीपुरी। यदि हम राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति में से एक हैं, इम्पोर्टेंट कवियों में से एक हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ, सन 1889 में हुआ था, ठीक है। और बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण आरंभिक वर्ष जो है अभाव और कठिनाइयों में इनका बीता है। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। कई बार जेल भी गए। जो 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, उन्हें उसमें ये काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिए राम वृक्ष बेनीपुरी, जिसका वजह यह हुआ कि ये कई बार जेल भी गए, ठीक है। और 15 वर्ष की अवस्था में इनकी जो रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। 15 वर्ष की अवस्था में ये बेहतर प्रतिभाशाली पत्रकार हुआ करते थे। इन्होंने अनेक दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया था, ठीक है। इनका जो पूरा पूरा साहित्य है वो है बेनीपुरी रचनावली नाम से 8 ग्रंथों में प्रकाशित है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की बात यदि करते हैं तो इनकी जो पूरी साहित्य है ना, वो बेनीपुरी रचनावली नाम से 8 ग्रंथों में प्रकाशित है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। यहाँ से ये सवाल आपके लिए वीवीआई हो जाता है, ठीक है, कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। आपसे सवाल कोई भी पूछ सकता है यदि आपका विषय हिंदी रहा है और आपने हिंदी विषय से बीएड किया है। आपसे सवाल कोई भी पूछ सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जो उपनाम है या फिर किस क्या है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि कलम का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी को। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1968 में रामवृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु हुई। और प्रमुख कार्य की बात करें तो ये थे पत्तियों के देश में, पत्तियों के देश में। कहानी की बात यदि रामवृक्ष बेनीपुरी की करें तो चिता के फूल इनकी जो प्रमुख कहानी है वो है। और नाटक है अम्बपाली। जो रामवृक्ष बेनीपुरी की नाटक है वो है अम्बपाली और कहानी चिता के फूल। रेखा चित्र की बात करें तो माटी की मूर्तें इनकी प्रमुख रेखा चित्र हैं, माटी की मूर्तें। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो पैरों में पंख बांधकर, जो रामवृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्तांत है वो है पैरों में पंख बांधकर। और संस्मरण, जंजीर और दीवारें। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ जहाँ पे भी मैंने टिक लगा दिया है उन सभी को आपको एकदम याद कर जाना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की बात यदि करें तो 1920 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। 15 वर्ष में जो है इनकी रचनाएं जो है प्रकाशित होने लगी। इन्होंने दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, ठीक है। इनका पूरा जो साहित्य था रामवृक्ष बेनीपुरी का, वो रामवृक्ष बेनीपुरी यानी कि इनके खुद के नाम से ही क्या हुआ, 8 खंडों में प्रकाशित हुआ, ठीक है। और विशिष्ट शैली कार होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1986 में, सॉरी 68 में इनकी मृत्यु हुई। और उपन्यास आप देख ही रहे हैं कि पत्तियों के देश में प्रमुख उपन्यास है और कहानी है चिता के फूल। नाटक की बात करें तो अम्बपाली और रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, ठीक है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो पैरों में पंख बांधकर। और संस्मरण है तो वो है जंजीरें और दीवार, ठीक है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आप इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, याद कर लेंगे जहाँ जहाँ भी मैंने आपको टिक लगा दिया है। आशा करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे। चलते हैं अपने क्लास के अगले टॉपिक पे। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो ये क्या थे कि इनका जन्म 27 में ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश में सर्वेश्वर दयाल का जन्म हुआ। और इनका जो है उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। ये अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर दिनमान में उप संपादक दिनमान में उप संपादक और
पराग के संपादक रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार भी रहे थे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और कविता संग्रह की बात यदि करें इनका, तो काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कृति है या कविता संग्रह है। और कुआनो नदी किसकी है? कुआनो नदी किसकी रचना है? तो ये कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। जंगल का दर्द ये किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही है। और खूंटियों पर टंगे लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कविताएं हैं वो इसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो इसको आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। पहला मैंने कहा कि कविता है, पहला काठ की घंटियाँ, दूसरा कुआनो नदी, तीसरा जंगल का दर्द और चौथा खूंटियों पर टंगे लोग। और उपन्यास की यदि हम बात करते हैं तो पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ठीक है, पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल, ये दो उपन्यास आपको देखने को मिलेंगे। और कहानी संग्रह में बात करें तो लड़ाई कहानी संग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाटक की बात करते हैं तो बकरी नाटक इनका प्रमुख रूप से माना जाता है। बाल साहित्य में यदि बात करें तो भौं भौं खों खों और बबूता का जूता और लाख की नाक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाल साहित्य इनका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तस्वीर में आप देख सकते हैं यही है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और लेख संग्रह की बात करें तो चर्चे और चरखे इनका प्रमुख लेख संग्रह माना जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट है मैंने वो 2-3 बार टिक आपको लगा दिया है। इसको याद कर लेंगे या तो फिर आप इसको लिख लिए होंगे तो बेहतर है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकें। आशा करते हैं अब इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मन्नू भंडारी। अब मन्नू भंडारी की बात यदि हम करते हैं तो मन्नू भंडारी का जो जन्म हुआ है 1931 में जन्म हुआ। और ये कहाँ हुआ? भानपुरा ज़िला, मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1931 में भंडारी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में हुआ था, भानपुरा में। ठीक है, इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में ही हुई। और इन्होंने हिंदी से एमए किया था। हम लोग भी जो भी हिंदी से हैं, हिंदी से ही अब पढ़ रहे होंगे, ग्रेजुएशन किए या फिर पीजी किए। और दिल्ली के मिराडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल हिंदी में ही रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। ठीक है, और कहानी संग्रह जो है इनकी मन्नू भंडारी की, वो क्या है? एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की रचना है। मैं हार गई मन्नू भंडारी की रचना है। यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है। त्रिशंकु उपन्यास, त्रिशंकु ये क्या है? मन्नू भंडारी की ही रचना है। अब यदि हम उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास क्या है? तो आपकी बंटी और महाभोज, इनके दो उपन्यास देखने को मिलते हैं मन्नू भंडारी की। ये तीन आपने देखा, ये कहानी संग्रह था। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई और यही सच है और त्रिशंकु, ये चार क्या है? मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। कहानी रचना। और उपन्यास की बात करें तो आपकी बंटी और महाभोज, ये दो उपन्यास देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मन्नू भंडारी का। इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको, बस इनका जन्म दिवस और जन्म स्थान जो कि है मध्य प्रदेश, ज़िला मंदसौर, 1931 में इनका जन्म हुआ। और तीसरी ये कि कहानी संग्रह आपको याद रखना है कि एक प्लेट सैलाब किसकी है? मन्नू भंडारी की है। मैं हार गई किसकी है? मन्नू भंडारी की है। यही सच है किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। और त्रिशंकु किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की। यदि हम उपन्यास की बात करते हैं तो आपकी बंटी और महाभोज मन्नू भंडारी की ही क्या है? उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपके सामने है यशपाल। अब हम यशपाल के बारे में जानेंगे। डॉक्टर यशपाल, इनका जो जन्म हुआ 1903 में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब के फिरोज़ापुर छावनी में हुआ था। ठीक है, जो यशपाल हैं उनका जन्म पंजाब के फिरोज़ापुर छावनी में हुआ था। और प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था इन्होंने। वहाँ इनका परिचय
भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। ठीक है, ये यशपाल एक ऐसे अभिव्यक्ति दिख रहे हैं जिनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए। लो, अब ये यशपाल मलिक जो हैं, डॉक्टर यशपाल मलिक, ये क्या किए हैं, ये स्वाधीनता संग्राम से काफ़ी लगाव था इनको, और जिस वजह से ये कई बार जेल भी गए। इनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। इनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति क्या है। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। ठीक है, किसकी, यशपाल की। किसके क्षेत्र में, सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं यानी कि यशपाल मलिक की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इनका मृत्यु की बात करें तो 1976 में यशपाल मलिक के, डॉक्टर यशपाल की मृत्यु हुई। और प्रमुख कार्य में कहानी संग्रह हमको याद रखना है कि ज्ञानदान आपको याद रखना है किसकी रचना है, यशपाल की। तर्क का तूफान यशपाल की रचना है। पिंजड़े की उड़ान यशपाल की रचना है। और वाह दुलिया फूलों का कुर्ता किसकी है, तो यशपाल की रचना है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 मिनट देंगे मुझे। चलिए, अब यहाँ से क्या करना है, उपन्यास तो कहानी संग्रह आप देख लिए कि कहानी संग्रह में ज्ञानदान ध्यान में रखना है, तो तर्क का तूफान ध्यान में रखना है, पिंजड़े की उड़ान ध्यान में रखना है, वादुलिया फूलों का कुर्ता यह भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम उपन्यास की बात करते हैं तो झूठा सच आपको ध्यान में रखना है, अमिता ध्यान में रखना है, दिव्या ध्यान में रखना है, पार्टी कॉमरेड ध्यान में रखना है, दादा कॉमरेड आपको ध्यान में रखना है, मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यशपाल का जो जन्म हुआ 1903 में पंजाब के फिरोज़ापुर छावनी में हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपके सामने है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो 1864 में ग्राम दौलतपुर, ज़िला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली दौलतपुर में इनका जन्म हुआ। और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी की थी। ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का मासिक पत्रिका जो थी वो सरस्वती का संपादन शुरू किया था। ठीक है, 1903 में। आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 1903 में किस कवि के द्वारा या किस लेखक के द्वारा मासिक पत्रिका सरस्वती प्रकाशित की गई थी, तो आप कह सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप तस्वीर में देख सकते हैं इनको। ठीक है, सन 1938 में इनका देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु 1938 में हो गई। यदि इनके निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह है रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर और साहित्य संदर्भ, अद्भुत और अलाप। ठीक है, इनकी प्रमुख निबंध संग्रह है रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत और अलाप। यदि हम इनकी प्रमुख अन्य कृतियां देखें तो ये हो जाती हैं महिला मोद, क्या है, संपत्ति शास्त्र महिला मोद और अध्यात्मिकी, संपत्ति शास्त्र महिला मोद अध्यात्मिकी। और कविताएं की बात करें तो द्विवेदी काव्यमाला। ठीक है, कविता में हो जाएंगे द्विवेदी काव्यमाला, इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता हो जाएंगी। आशा करते हैं आप यहाँ पे इसको अब समझ गए होंगे। यहाँ से कुछ नहीं, आपको यह ध्यान में रखना है कि 1864 में इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी का उत्तर प्रदेश के रायबरेली दौलतपुर में 1864 में इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। ठीक है,
और 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन प्रारंभ किया 1903 में, यह आपको ध्यान में रखना है। और 1920 तक उससे जुड़े रहे। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। और 1938 में क्या हुआ कि देहावसान हो गया, इनका मृत्यु हो गई। और निबंध संग्रह में आपको ध्यान में रखना है रसज्ञ, रंजन, साहित्यकार, साहित्य संदर्भ और अब अद्भुत, ठीक है, अद्भुत और अलाप। अन्य कृतियों में यदि हम देखें तो महिला मोद और अध्यात्मिकी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कविताएं की यदि बात करें तो द्विवेदी काव्यमाला, ज़रूर आपको इसे ध्यान में रखना है। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप इस क्लास में नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या होगा कि अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगेगा कि मुझसे जो जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के प्रति मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो ये क्लासेस मैं ला रहा हूँ एक विशेष समय पे ला पाऊँ। तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, इसके लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी मित्रों के पास, ठीक है। चलिए, अब जो हम देखने वाले हैं वो है यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र जो है ये आप देख सकते हैं, यही है यतीन्द्र मिश्र। तो इनका जो है उत्तर प्रदेश अयोध्या में 1977 में यतीन्द्र मिश्र का क्या हुआ, जन्म हुआ। और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी से एमए किया है, ठीक है। इन्होंने भी हिंदी से ही एमए किया है। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, ठीक है। और 1999 से साहित्य और कला के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास और विमल देवी का फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यदि इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें या प्रमुख कार्यों की बात यदि हम करते हैं तो काव्य संग्रह यहाँ पे आप देख सकते हैं, कदा यदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, जयोढ़ी, ड्योढ़ी पर आलाप, ठीक है। और यदि पुस्तक देखते हैं, पुस्तक गिरिजा पुरस्कार, पुस्तक जो है ये पुस्तक में है इनका गिरिजा पुस्तक, ठीक है। और पुरस्कार की बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। अब कविता की बात यदि हम करते हैं तो सम्मान, हेमंत स्मृति कविता और कविता पुरस्कार और ऋतुराज पुरस्कार, ये सभी आप देख सकते हैं कि इनको जो सम्मान दिया गया वो हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार दिया गया एक, और दूसरा ये है ऋतुराज पुरस्कार भी इनको दिया गया है यतीन्द्र मिश्र को, ठीक है। यहाँ से कुछ विशेष नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इनका जन्म हुआ। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, काव्य संग्रह आपसे पूछ दिया जाए तो यदा कदा और अयोध्या, फिर अन्य कविताएं जैसे कि डयोढ़ी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि सम्मान की बात करें तो हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज पुरस्कार, ये दो पुरस्कार इनको दिए गए हैं, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो फिर आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप क्लास को ही लगातार 2 बार 3 बार देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपके सामने है मैथिली शरण गुप्त। ये एकमात्र ऐसे लेखक जो कि इनका योगदान बहुत ही अहम देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा। तो इनका जो जन्म हुआ 3 अगस्त जो है 1886 में, मैथिली शरण गुप्त हैं ये। और इनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1886 में। कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का ये जन्म हुआ। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे ये, हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि में गिने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, तो दद्दा कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में दद्दा के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि मैथिली शरण गुप्त को
दद्दा उपनाम से जाना जाता है। उनकी जो कृति है, इनकी जो रचना है, भारत भारती 1912 में जो प्रकाशित हुई, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली हुई थी। ठीक है, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, इनकी एक रचना थी भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई। वो स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रकाशित हुई थी और काफ़ी फेमस हुई। इसी कारण महात्मा गांधी ने क्या किया, राष्ट्रपिता ने क्या किया, इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। अब राष्ट्रपिता ने इनको क्या, वो राष्ट्रपिता हैं इसीलिए इनको, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो जयंती है ना, वो 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि कवि दिवस के रूप में मैथिली शरण गुप्त को हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है, मैथिली शरण गुप्त को, यानी कि इनको 1954 में भारत सरकार ने 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। मैथिली शरण गुप्त की ने खड़ी बोली को अपनी रचना का माध्यम बनाया और और अपनी कविताओं के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। उनकी जो कविताएं थी, घासीराम, व्यास, पत्रिका, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा करती थी। ठीक है, और साथ ही उनकी जो रचनाओं में पंचवटी, उनकी रचनाओं में क्या क्या थी, तो पंचवटी थी, जयद्र वध थी, यशोधरा थी और साकेत थी। ठीक है, साकेत जो है उनकी कविता का सर्वोच्च शिखर, मतलब सबसे अच्छा रचना के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस हुई साकेत। ठीक है, अब पिता की बात यदि कर ले मैथिली शरण गुप्त की, तो सेठ रामचरण पिता हुए और माता जो है वो श्रीमती काशीबाई हुआ करती थी मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त के पिता सेठ रामचरण और माता जो थी श्रीमती काशीबाई। ठीक है, पंचवटी की बात यदि करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है पंचवटी, और इस कविता में उन्होंने भारतीय संस्कृति और नैतिकता के महत्व को क्या किया है, बताने का काम किया है पंचवटी में। और जयेंद्र वध में, इस कविता में महाभारत के युद्ध के दृश्य को व्यक्त किया गया है जयद्र वध में। ठीक है, अब यशोधरा की बात करें तो यह कविता गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन को दर्शाती है। यशोधरा जो है पत्रिका या यशोधरा जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, इसमें क्या है, तो यह जो है गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, उसके जीवन को यशोधरा नामक रचना में मैथिली शरण गुप्त ने बताने का काम किया है। यदि हम साकेत की बात करें तो साकेत क्या है, यह कविता उनकी सबसे प्रसिद्ध और उच्चतम कविता है, जिसमें विवाहित जीवन की अद्वितीयता को व्यक्त किया गया है। साकेत में क्या किया गया है, मैथिली शरण गुप्त ने विवाहित जीवन को डिटेल में बताने का काम किया है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि क्या सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त के माता थी काशीबाई और पिता थे रामचरण, सेठ रामचरण। ओके, और इनकी जो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं थी वो थी पंचवटी, जयद्र वध, यशोधरा और साकेत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका हुआ करती थी। और यदि आपसे पूछे कि दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को। यदि आपसे पूछे कि मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस को, यानी कि 3 अगस्त को किस लिए, मतलब किस रूप में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि राष्ट्र कवि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने क्लास के अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपके सामने है, ये आपको विद्यापति। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तियों में से एक है। विद्यापति जो है
ये विद्यापति, आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही है विद्यापति। इन्हें जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। सवाल आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि मैथिल कोकिल के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे विद्यापति को। ओके, विद्यापति, ठीक है, मैथिल कोकिल के उपनाम से जाने जाते हैं। और मैथिली और संस्कृत के कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी कवि और राज पुरोहित हुआ करते थे। ठीक है, ये विद्यापति। इन्होंने शिव के भक्ति गीतों के साथ साथ प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। ठीक है, इनकी साहित्य श्रृंगार और भक्ति रस के संयोग पक्ष को ओतप्रोत है। मतलब इनका जो साहित्य श्रृंगार है वो भक्ति रस के संयोग से पूरा ओतप्रोत है, मतलब ढका हुआ है। भक्ति रस के ऊपर इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। विद्यापति के समय की जो भाषा थी वो मैथिली और प्राकृत देर से व्युत्पन्न अवहट में परिवर्तित हो गई थी। और विद्यापति के काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के रूप में स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। मतलब ये जो रचनाएं लिखते थे वो मैथिली भाषा में, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं, विद्यापति के काव्यों में मध्यकालीन मैथिल भाषा के स्वरूप का दर्शन देखने को मिलता है। और उन्हें क्या है, विद्यापति को वैष्णव, शैव और शक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से कुछ नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैथिली शरण, मतलब विद्यापति को मैथिल कवि का कोकिल, मतलब मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या थे, साहित्य श्रृंगार, भक्ति रस और संयोग पक्ष से, मतलब भक्ति रस और संयोग पक्ष के ये क्या थे, कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं, अब जब हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं आपके बीच, तो उसमें सभी चीज़ों का अभ्यास आप पुनः कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक अपने मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और फिर आप लोग को भी प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा देर आप देख नहीं पाएंगे। तो इसके सारे क्वेश्चन के साथ जो भी अभी हुआ है, जितने भी कवियों के बारे में हमने पढ़ा, इन सभी कवियों को अब क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए, और प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने ग्रामर से संबंधित करवाया है उसको भी आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।